तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ नैनीताल से खबर आ रही है। मुकदमों का जल्द निपटारा करेगा मोबाइल ई कोर्ट। मुकदमों का जल्द निपटारा करेगा मोबाइल ई कोर्ट। प्रदेश में 12 अगस्त से शुरू होगी मोबाइल ई कोर्ट की सुविधा। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान मोबाइल वैन को रवाना करेंगे। 5 जिलों के लिए शुरू होगा मोबाइल ई कोर्ट का संचालन। तो ई कोर्ट के जरिए मुकदमों का निपटारा जल्द होगा। 12 अगस्त से यह शुरुआत होगी। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान मोबाइल वैन को रवाना करेंगे। 5 जिलों के लिए शुरू होगा मोबाइल ई कोर्ट का संचालन। यह बड़ी जानकारी नैनीताल से। मुकदमों का जल्द निपटारा करने के लिए मोबाइल ई कोर्ट का आगाज होगा। प्रदेश में 12 अगस्त से इसकी शुरुआत होने जा रही है और बड़ी बात यह है कि इससे लोगों को जल्द जो है न्याय मिलेगा। 5 जिलों के लिए शुरू होगा मोबाइल ई कोर्ट का संचालन। मोबाइल ई कोर्ट के जरिए लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। प्रदेश में 12 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत हो रही है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान मोबाइल वैन को रवाना करेंगे। 5 जिलों के लिए शुरू होगा मोबाइल ई कोर्ट का यह संचालन। तो बड़ी जानकारी नैनीताल से आ रही है। जो लंबित मामले पड़े रहते हैं कोर्टों में, उसको खत्म करने के लिए, लोगों को जल्द न्याय दिलवाने के लिए यह खास पहल की गई है। 5 जिलों में इसका आगाज होगा और इस मोबाइल ई कोर्ट के जरिए लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। मुकदमों का निपटारा मोबाइल ई कोर्ट के जरिए किया जाएगा। प्रदेश में 12 अगस्त से मोबाइल ई कोर्ट की सुविधा जो है वो शुरू होने जा रही है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान मोबाइल वैन को रवाना करेंगे। बड़ी बात यह है कि इसकी शुरुआत 5 जिलों से हो रही है। मोबाइल ई कोर्ट का आगाज जो है वो हो रहा है नैनीताल से, जहां 5 जिलों को इसकी सुविधा मिलेगी। मुकदमों का जल्द निपटारा इससे हो पाएगा। 12 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान मोबाइल वैन को रवाना करेंगे और 5 जिलों के लिए इस मोबाइल ई कोर्ट का संचालन। 5 जिलों से शुरुआत। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। राज्यसभा में ओबीसी संशोधन बिल पास। राज्यसभा में ओबीसी संशोधन बिल पास हो गया है। सर्वसम्मति से ये ओबीसी बिल पास हुआ है। संशोधन बिल पास हो गया है। मंगलवार को लोकसभा से यह बिल पास हुआ था। राज्यसभा में ओबीसी संशोधन बिल पास हुआ। यह बड़ी खबर आ रही है। राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार मिलेगा। तो राज्यसभा में भी ओबीसी संशोधन बिल पास हो गया है। आपको जानकारी दें, सर्वसम्मति से यह संशोधन बिल जो है पास हो गया है। राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार इससे मिल जाएगा। मंगलवार को लोकसभा से यह बिल पास हो चुका है। बड़ा अपडेट आ रहा है। ओबीसी संशोधन बिल राज्यसभा में पास हो गया है। राज्यों को ओबीसी की लिस्ट बनाने का अधिकार इससे मिल जाएगा। वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और अपने दौरे के दूसरे दिन सीएम पुष्कर धामी ने महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से शिष्टाचार मुलाकात की। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर रहे हैं और यह शिष्टाचार भेंट इसको बताया जा रहा है। वह उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी पार्टियां लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस ने डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क करने का अभियान शुरू किया है। मैंगलोर क्षेत्र में भी कांग्रेस लगातार लोगों से जनसंपर्क करने में जुटी है, लोगों से संपर्क करने में जुटी है। वहीं मैंगलोर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने बताया कि इस बार उत्तराखंड की जनता का मन बदल चुका है। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड की जनता इस बार बदलाव चाहती है। बीजेपी उत्तराखंड की जनता से किए गए वादों पर खरी नहीं उतरी है।
इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ती है और हमारा बेसिक मुद्दा विकास, किसानों की बदहाली जो भारतीय जनता पार्टी ने कर दी, इससे निजात दिलाना। पिछले 4.5 साल में देश में, उत्तराखंड में सर्वोच्च बेरोजगारी स्तर इन्होंने पहुंचा दिया। फैक्ट्रियां बंद हुई, जो कांग्रेस के शासनकाल में फैक्ट्रियां लगी थी वो बंद हुई हैं। तो कांग्रेस का एजेंडा है फैक्ट्रियां चालू हों, बेरोजगारी दूर हो, किसानों को उनकी उपज की उचित मूल्य मिले। नहीं लग रही है, इन विषयों को लेकर हम जनता में जाएंगे। 23 तारीख को विधानसभा का सत्र भी है, हम ये सारे विषय उस विधानसभा के सत्र। वह उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड में सरकार बनने पर उत्तराखंड वासियों को 300 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की घोषणा को लेकर निशाना साधा। ये कहा कि आम आदमी पार्टी झूठी और जुमलेबाज सरकार है, क्योंकि वो दिल्ली में भी भोली भाली जनता को झूठे सपने दिखाकर सत्ता में आई, लेकिन आज दिल्ली की जो दुर्दशा है वो देश की जनता के सामने है। ये जिनका नाम आप ले रहे हैं आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी दिल्ली का किस तरह से उन्होंने हाल बेहाल किया, किस तरह से दिल्ली को उन्होंने जुमला देकर, फ्री का जुमला देकर दिल्ली को आज नरक बना दिया है। दिल्ली आज तालाब बनी है। कोरोना की महामारी के समय में दिल्ली में किस प्रकार का हाहाकार मचा। इन 7 सालों में दिल्ली में कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना पाए, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बना पाए, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना पाए, और केवल जुमलेबाजी करना, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और केवल विज्ञापन करके वाहवाही करने का काम करना, केवल यही काम केजरीवाल जी ने किया है। मैं मानता हूं कि उत्तराखंड के अंदर उनकी इस प्रकार की जुमलेबाजी नहीं चलेगी और केजरीवाल जी को उत्तराखंड की जनता स्वीकार नहीं करेगी। वह हल्द्वानी के पुलिस बहुउद्देशीय भवन में नैनीताल जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रियदर्शनी ने अधिकारियों को कोतवाली में रुके हुए मामलों के निपटान के आदेश जारी किए। समीक्षा बैठक की है, क्या कुछ कारण हैं इनके, क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग आज इन्वेस्टिगेशंस का ओआर कर रहे हैं कोतवाली हल्द्वानी का, और अभी हम लोगों ने देखा है बहुत ज़्यादा पेंडेंसी नहीं है, क्योंकि हमारे एसपी सिटी और जो सीओ हैं उन्होंने लगातार इसमें ओआर करके पेंडेंसी काफ़ी कम है, और मेरे द्वारा इसमें जो सीरियस क्राइम्स हैं उनकी भी रिव्यू की जा रही है, आवश्यक दिशा निर्देश उनको दिए जा रहे हैं। जहाँ कहीं पे लापरवाही इसमें मालूम हुई है तो उसमें हमने जाँच भी खोली है और आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। आज हमने 2 लोगों को यहाँ पे सम्मानित भी किया है, हमारे एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड हैं, जिन्होंने गश्त के दौरान बहुत अच्छी ड्यूटी करते हुए एक घटना को होने से रोका था। वह देहरादून पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत केंद्र और राज्य सरकार पर बरसे। टिकैत ने उत्तराखंड में भू कानून की मांग पर चल रहे आंदोलन का भी समर्थन किया। राकेश टिकैत ने राज्य सरकार पर केंद्र के साथ मिलकर किसानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्यों के तराई और पहाड़ी किसान मजदूरों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और सरकार को 5 सुझाव दिए। काम नहीं करेगी तो आंदोलन को झेलना पड़ेगा। यहाँ का किसान मजदूर, यहाँ का नौजवान अब उससे पीछे नहीं हटेगा कि वो रोजगार करने के तलाश में वो बॉम्बे और वहां तक जाएगा, शहरों तक जाएगा। उसको रोजगार आप यहीं अवेलेबल करवाओ। ये नहीं कि देहरादून में आपने डेवलप कर दिया कि पूरे पहाड़ का डेवलपमेंट हो गया। ये नहीं, विलेज टूरिज्म पॉलिसी को लागू करे। जो हिमाचल की पॉलिसी है, ये बहुत पॉलिसी है, उनको लागू सरकार करे, और नहीं तो आंदोलन के लिए यहाँ की सरकार पूर्ण रूप से तैयार रहे। वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत का आयोजन करेगी। प्रदेश के सभी जिलों में 11 सितंबर को इसका आयोजन होगा, जिसमें लंबे समय से चल रहे मामलों का समाधान किया जाएगा। इस बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून की सचिव नेहा कुशवाहा ने जानकारी देते हुए कहा कि वैवाहिक और आपसी विवाद, श्रम संबंधी, भूमि संबंधी, विद्युत और वेतन भत्ते संबंधी जो मामले हैं, इनके समाधान के लिए एक प्रार्थना पत्र देकर आपसी समझौते कर मामलों का समझौता करवाया जाएगा।
माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पूरे देश में 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्हीं के तत्वाधान में माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा देहरादून जनपद के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है 11 सितंबर 2021 को। राष्ट्रीय लोक अदालत में जो ऐसे मुकदमे हैं जो न्यायालयों में लंबित हैं, जो सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किए जा सकते हैं, जैसे कि एनआई एक्ट के केस, मनी रिकवरी के केस, पारिवारिक जो भी केसेस होते हैं। ऋषिकेश में चल रहा ई रिक्शा विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। ई रिक्शा चालकों और ऑटो विक्रम चालकों के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद इतना बढ़ गया है कि मामला सीधा उप जिलाधिकारी अपूर्वा सिंह के पास पहुंचा। आपको जानकारी दें, ई रिक्शा एसोसिएशन की बैनर तले सैकड़ों चालक जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी अपूर्वा सिंह के पास पहुंचे और चालकों ने ऑटो विक्रम चालकों पर आरोप लगाया। और सभी ई रिक्शा चालकों का कहना था कि वो सभी चालक उनको सड़कों पर चलने नहीं देते, जिसकी शिकायत लिखित में भी उप जिलाधिकारी को सौंपी गई है। है इनके रास्ते को लेकर के जो ई रिक्शा है उनके संचालन से संबंधित, और कुछ दिन पहले जो टैक्सी यूनियन और जो विक्रम का यूनियन है उनसे भी हमारी बैठक हुई थी। तो दोनों में समन्वय बनाने की बात रखी गई है। और पर्सनल अगर किसी का इशू है तो सीओ साहब के लिए हमने डायरेक्ट भी कर दिया है, जिससे कि उसको लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से वो देख लें और आवश्यक कार्रवाई जो उनके स्तर से आवश्यक होगी उसको वो देखेंगे। और बाकी ई रिक्शा यूनियन से भी हमारी बात हुई है, जिससे कि वो लोग भी जो हमारे सार्वजनिक स्थान हैं उस पर जो हमारे रूल्स हैं उनको वो फॉलो करें। आज पहले 6 महीने पहले हमने इनका विवाद हुआ था उसको सॉर्ट आउट करा था। और आज फिर जब हमने देखा कि फिर विवाद बढ़ रहा है तो एसडीएम मैडम के माध्यम से हमने मैडम को ज्ञापन दिया कि इनका मामले को सॉर्ट आउट करा जाए, क्योंकि अगर झगड़ा बढ़ेगा तो बहुत सबको ही नुकसान होगा। दूसरा, टेम्पो वालों को बोलना है कि ई रिक्शा वाले जो है रोड पे ना चलें, वो गलियों में चलें। तो ऐसा कोई लीगल प्रावधान नहीं है, और बल्कि सरकार ने तो उल्टा जो ये ई रिक्शा वाले हैं इनको प्रमोट करा जा रहा है कि क्योंकि इनसे प्रदूषण नहीं होता है। और टेम्पो वालों का भी कोई विरोध नहीं है, अगर मिल के आप काम करते हैं तो सबको ही फायदा है। वह उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित केदारनाथ में बीते 2 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लोग सरकार से नाराज चल रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज ने जब सामूहिक रूप से बीजेपी की सदस्यता छोड़ने की धमकी दी तो सरकार बैकफुट पर आ गई। उत्तराखंड सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट आने तक देवस्थानम बोर्ड के कामकाज पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पुजारी समाज देवस्थानम बोर्ड के गठन के चलते नाराज चल रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ बना रहा। हालांकि कुछ इलाकों में हल्के बादल छाए रहे। बद्रीनाथ हाईवे को छोड़कर बाकी सभी 4 धाम यात्रा मार्ग सुचारू रूप से चल रही है। यमुनोत्री हाईवे पर भी 4 दिन बाद आवाजाही शुरू हो गई है। प्रदेश में अभी 21 ऐसे मार्ग हैं जहां भूस्खलन के चलते सड़कें प्रभावित हो रही हैं। तो पटरी पर सामान्य जनजीवन देखने को मिल रहा है। गंगोत्री हाईवे खुल गया, हालांकि अभी भी 21 मार्ग के आसपास ऐसे हैं जिनको भी खोला जाना बाकी है, लेकिन पिछले कुछ समय से मौसम साफ बना हुआ है तो वहां पर आवाजाही जो है वो पहले की तरह सामान्य हो गई है। देहरादून से हमारे संवाददाता कैलाश जोशी हैं, इस खबर पर हमें पूरी जानकारी देंगे। कैलाश, जनजीवन सामान्य हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं आवाजाही में अब जो परेशानी झेल रहे थे उसमें उनको राहत मिलती नजर आती है, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर रास्ते बाधित हैं। अपडेट चाहेंगे आपसे कैलाश। बिल्कुल सबसे आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जो रास्तों की स्थिति है वो बारिश रुकने के बाद जो पहाड़ी दरकने का जो सिलसिला है वो अभी लगातार जारी है, जिसके चलते कई राजमार्गों पर जो है रास्ते बाधित हो चुके हैं। लेकिन प्रशासन जो हमला है वो रास्तों को खोलने के लिए
लगातार अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं प्रशासन ने। जगह जगह पर जेसीबी और बुगलेन मशीनरी जो है रखी गई है। जहां पर रास्ता बाधित हो रहा है वहां पर जैसे सूचना मिल रही तुरंत रास्ते को खोलने का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि जैसे कि आपको बता दूं कि चार धाम जो यात्रा रूट का जो प्रोजेक्ट था वो जो है गतिमान कार्य चल रहा था उस पर, और काफी हद तक कार्य हो भी चुका है। लेकिन बरसात होने के कारण जो पहाड़ियां हैं वो जब बरसात रुकती है तो सूखने जैसी धूप निकलती है तो वो पहाड़ियां जो है मिट्टी खिसकने और धूप निकलने से जब मिट्टी ऑब्जर्व होती है, मिट्टी सूखती है तो पहाड़ी दरकने का सिलसिला अभी यहाँ पर जारी है। संकेत यानी ये कह सकते हैं कि परिस्थितियां अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई हैं, अभी इसमें और हमें इंतजार करना पड़ सकता है काफी समय तक। बिल्कुल संकेत, अभी क्योंकि मानसून अभी गया नहीं है। जहाँ तक देखा जाता है उत्तराखंड में जो भौगोलिक परिस्थिति है, वन क्षेत्र है, उसके कारण यहाँ जो है सितंबर माह के अंतिम वीक तक जो है बरसात रहती है। और अभी जो अगस्त का महीना चल रहा है, अभी एक महीना और बाकी है। क्योंकि एक महीने में अभी मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अभी सितंबर तक बारिश अच्छी खासी रहने वाली है। उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जगह जगह व्यवस्थाएं सरकार ने दुरुस्त की हैं ताकि जो रूट बाधित हो जाए उनको तुरंत खोला जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश उस जानकारी के लिए। तो अभी परिस्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ रास्ते जरूर खोले गए हैं और आने वाले दिनों में अभी भी मौसम जो है वो इसी प्रकार का बना रह सकता है, क्योंकि बारिश का सीजन अभी गया नहीं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। हरियाणा सरकार की तेज चाल, पूरे होने वाले हैं 2 साल। क्या है आपके हलके का हाल? अपने विधायक से पूछिए सीधा सवाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी खबरों की और बात करेंगे देहरादून सचिवालय की, जहां देहरादून सचिवालय सभागार में परियोजनाओं के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने की। बैठक के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज प्रबंधन, जल जीवन मिशन, ग्रामीण और शहरी स्वच्छ भारत मिशन और नमामि गंगे परियोजना से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई, जिसके बाद मुख्य सचिव ने संबंधित कार्यों की बेहतर गुणवत्ता बनाए रखते हुए तेजी से प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। वही टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक बनाकर इतिहास रचने वाली हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत से उनके दिल्ली स्थित आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने शॉल भेंट कर और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जिस तरीके से महिलाओं की हॉकी टीम ने प्रदर्शन किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। ये भी कहा कि वंदना देश के लिए 2 बार ओलंपिक खेल चुकी हैं, इस बार उन्होंने हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने का काम किया है।
तो टोक्यो ओलंपिक में देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली महिलाओं की टीम को देश भर से प्यार मिल रहा है, सत्कार मिल रहा है। उत्तराखंड की बेटी पर भी उत्तराखंड वासियों ने दिल खोलकर प्यार लुटाया है। वंदना कटारिया के प्रदेश में लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप लोगों की खुशी को जगजाहिर कर रही थी। एयरपोर्ट से बाहर आने पर लोगों ने वंदना कटारिया का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। वंदना कटारिया का काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच भानियावाला से होते हुए हरिद्वार पहुंचा। वह काशीपुर में छात्र संघ एबीवीपी आजादी के महोत्सव के लिए विशेष तैयारियों में जुटा है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंथन किया है। कार्यकर्ताओं ने काशीपुर के 300 गांवों में तिरंगा फहराने की तैयारी की है और हर गांव में तिरंगा फहराने के लिए एक संयोजक बनाया गया है। छात्र संघ ने प्रदेश भर में 1 लाख तिरंगे लगाने का लक्ष्य रखा है। वाला 15 अगस्त को विद्यार्थी परिषद अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश भर में मनाने जा रही है। इस अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद द्वारा इसको डिसाइड किया है कि पूरे उत्तरांचल प्रांत में इस 15 अगस्त को 4675 गाँव में तिरंगा फहराने का काम करेंगे, जिसमें कि इस 4675 स्थानों में से एक लक्ष्य रखा है कि 1 लाख तिरंगे लगाने का काम विद्यार्थी परिषद इस पूरे उत्तरांचल प्रांत में करेगी। वह उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 39 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 41 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। वह सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 444 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 21,332 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 2 जिले टिहरी और उधम सिंह नगर में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। बाजपुर में पुलिस नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखे हुए उसको सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को काबू किया है। लेवड़ा नदी के समीप चेकिंग के अभियान के दौरान पुलिस ने संदिग्ध से 50 ग्राम समैक बरामद की है। पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम नासिर हुसैन बताया है। जब्त की गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। ये बाजपुर पुलिस के द्वारा लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चेकिंग के दौरान ये नासिर पुत्र महमूद, जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, इसके पास से 50 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके हमने इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस स्मैक की कीमत लगभग 15 लाख रुपये। देखिए, लगातार ये बाजपुर में सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं और देखा भी जाता है कि प्राय स्मैक और चरस और अफीम का काफ़ी धंधा चलता रहता है। मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी लोग इसमें कड़ी नज़र बनाकर रखेंगे और मुखबिरों को भी इसमें सूचित करने के लिए कहा है। वहीं यूपी के साथ उत्तराखंड में भी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में एक और नया मोड़ देखने को मिला। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और ऐसे में आने वाले चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति अपने चरम पर होने की संभावना है। तो एआईएम भी इस चुनाव को लेकर अपनी तरफ से ताल ठोकने की कोशिश में है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बाद एआईएम का भी इस बार उत्तराखंड के चुनाव में अहम रोल रहेगा। किस तरह से अपने आप को चुनाव में जाना चाहेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।